हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कब बन सकता है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको कि एक क्वाड्रिलेटरल को आप स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज a square is फोर साइड फिगर। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर फोर साइड फिगर होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि एक फोर साइड की फिगर होती है ये। तो फोर साइड की फिगर अगर एक स्क्वायर है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। नाउ अब एक स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। बिकॉज बिकॉज क्यों बोलेंगे, अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्योंकि अगर आप एक स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह से स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं रोम्बस में। रोम्बस में हम इसको एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। बिकॉज क्यों बोलेंगे, रीजन देंगे यहाँ पर। बिकॉज अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड। स्क्वायर और रोम्बस के आप देखें चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो रोम्बस में भी सेम यही केस होता है और स्क्वायर में भी सेम यही केस होता है। तो हम एक स्क्वायर को एक रोम्बस बोल सकते हैं क्योंकि उसकी फोर साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। नाउ अब रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं बिकॉज, यहाँ भी रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज अ स्क्वायर हैज फोर एंगल हैविंग इक्वल मेजर और 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल मेजर भी बोल सकते हैं। 90 मतलब उसके ऑल एंगल 90 के होते हैं, और सेम ये केस स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें कैसे क्वाड्रिलेटर के नेम देने हैं यहाँ पर जिनकी जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पहली जो हमारे फिगर होती है पैरेललोग्राम, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आप सभी को पता है। दूसरा उसी केस में आ जाता है यहाँ पर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेम ही होती है। नाउ उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, और सेम ऐसे ही आप रेक्टेंगल को भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल की भी डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्टर तो होगा ही, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस सेंटर पर 90 का एंगल बनाए, ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम और रोम्बस सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस है कि रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब बाइसेक्ट तो होगा ही लेकिन परपेंडिकुलर। तो एक तो फिगर हो गया हमारे पास रोम्बस जिसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और दूसरा होता है स्क्वायर, इसके भी जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मींस सेंटर पर 90 एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पर। नाउ एक ऐसे क्वाड्रिलेटर बताने हैं जिसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इक्वल लेंथ के कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास स्क्वायर है जिसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, और दूसरा होता है रेक्टेंगल। ठीक है, इन दोनों ही क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये दोनों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक रेक्टेंगल आपको दिया हो अगर, तो इस रेक्टेंगल को आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं नहीं, ये आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चार साइड की फिगर। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स का मतलब हमें समझना है कॉन्वेक्स क्या है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप अभी लास्ट इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के पढ़ के आ चुके हैं। कॉन्वेक्स फिगर वो होती हैं जिसमें जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब कौन से होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिनके जो डायगोनल होते हैं वो उसका इंटीरियर लाई करते हैं, मतलब अंदर की तरफ बने होते हैं। आपको पता है चीज, कॉन्वेक्स में अगर उसके इंटीरियर लाई कर रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स फिगर बन जाती है, और कॉनकेव में उसका कोई भी एक डायगोनल अगर बाहर लाई कर जाए तो वो कॉनकेव बन जाती है। तो इसका रीजन भी यही देना है हमें
कि एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज, क्यों है? क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ दी both of its diagonal both of its diagonal lie in its interior। क्योंकि डायगनल जो रेक्टेंगल है इसके दोनों ही डायगनल कहाँ पर लाई कर रहे हैं? इंटीरियर लाई कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पर इक्वल दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर जो होते हैं, तो O जो होगा वो ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में चीजें गिवन है, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। अब यहाँ पर इस फिगर में जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये डॉटेड लाइन बना रखी है इन्होंने यहाँ पर, और एक इस तरह से आगे ड्रॉ की हुई है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल था ये ए बी सी बस, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल तो बी पाई 90 का एंगल बना हुआ है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, और यहाँ पर जो ओ मिड पॉइंट है वो कहाँ पर है? ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। उस 90 जो राइट एंगल है उसके जस्ट सामने वाले साइड जो है उस पर मिड पॉइंट बना हुआ है ये ओ। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ये ओ है ये ए बी और सी तीनों से इक्वल दूरी पर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब इक्वल दूरी का मतलब होगा कि जो ओ ए है, मतलब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है इस कंडीशन में। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ओ ए है और जो ओ बी है और जो ओ सी है, तीनों के डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वल डिस्टेंस होंगे तीनों के एक दूसरे के, बराबर दूरी पर होगा ओ। ठीक है, तो अगर मैं ओ बी ओ ए और ओ सी की डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही काम करना है यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है, ये ड्रॉ ऐसे ही नहीं किया गया, यहाँ पर कुछ आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। करना क्या है, अगर इस लाइन को आप आगे ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट बन जाता है एक रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का बना हुआ है, तो यहाँ पर ये बन जाता है, यहाँ पर ये ए बी सी डी, यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि जो इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं इन लेंथ। तो यहाँ पर जो बी डी एंड ए सी आर डायगोनल एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल बन गया है वहां पर वो, तो उसके जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो बी डी है और जो ए सी है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अब आप ये भी जानते हैं कि डायगोनल यहाँ पर ये इक्वल हो गए हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर ओ को मिड पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखें ओ को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मिड पॉइंट दिया है किस साइड का? ए सी का। लिखें ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब कोई भी अगर चीज मिड पॉइंट होती है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट बनता आता है तो यहाँ पर जो ए सी है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ओ ए और ओ सी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, तो ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हो गए। समझ की बात? अब दूसरी बात, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी और बी डी भी इक्वल है, ए सी और बी डी भी इक्वल है। तो अगर ए सी के इक्वल पार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए सी के यहाँ पर इक्वल पार्ट हुए ओ ए और ओ सी, उसी तरह से आप बी डी के भी इक्वल पार्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए डी और बी सी भी इक्वल हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, इसको बहन लेंगे सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि जो बी डी और ए सी का अगर मैं हाफ करूंगा यहाँ पर, अगर मैं बी डी और ए सी का हाफ कर दूं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। चलो पहले आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें कि आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें बी डी 2 से,
ठीक है, AC को भी 2 से डिवाइड किया, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है तो BD का अगर मैं हाफ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जो BD है इसका हाफ मैं BO को लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर BO को लिख सकता हूँ। और ऐसे ही मैं यहाँ पर जो AC है, यहाँ पर जो AC है इसका हाफ मैं, AC का हाफ मैं OC या OA किसी को भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर OA को लिख रहा हूँ, यहाँ पर OAO को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो BO और OA आपस में इक्वल हो गए। इसको मान लें अपने इक्वेशन थर्ड। अब आप फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम कौन कौन सी से, सेकंड और थर्ड से आ जाएं। सेकंड एंड थर्ड आप देखें, OA और OC इक्वल हैं और OA और OB भी इक्वल हैं। तो मीन्स OA, OC और OB तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इसी साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।